नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से या उससे की ज्यादा सजा पर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए। अभी वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सत्य बोलने वाले और जनता के हकों पर बोलने वालों का हमेशा मुंह बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी राहुल के मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। सुनिए। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे, ललित मोदी होंदे, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज की फैसला, अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही है। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता और वो कहां जाता है हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, इनको वापस क्यों नहीं लाते? वो कि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है। तो वहीं भूपेंद्र यादव ने भी राहुल मामले को लेकर कहा है कि सरनेम के जरिए पूरे समाज को अपमान करना गलत है और फिर राहुल ने अपने अहंकार में माफी भी नहीं मांगी, साथ ही विदेश में भी देश को अपमानित करने का काम किया। एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को
अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं? क्या देश में बोलने की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो? और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है, और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्यवाही हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यात्रा की सफलता की कीमत चुकानी पड़ रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया। राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कहा है कि लोकसभा से राहुल गांधी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों को इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्रित होना होगा। आज देश में जो चल रहा है खतरनाक है। लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। कल और आज में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं समझती हूँ कि पूरे देश के लिए, एक ऐसे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात हुई है। हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठाते, इंसाफ भी वहीं से मिलता है, लेकिन थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। माननीय जो जज साहब ने जो कहा है, हम उस बात का आदर ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं और हम अपील में जाएंगे। वो कानूनी
बाद हम कानूनी ढंग से वो लड़ाई लड़ेंगे आगे न्यायपालिका के माध्यम से। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये भी सारा जो हुआ, थोड़ा शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा अब तक, थोड़ा सा मैं भी नजर डाल देती हूँ कि क्या कारण था कि जिस चीज के लिए ये गए, जिसके खिलाफ कोर्ट में गए, वो हुआ तो कर्नाटक में और केस दर्ज किया गुजरात में। प्रजातंत्र का महीना ये संविधान को, प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को कल कोर्ट ने सजा सुनाई, साथ ही उनको कहा कि 30 दिन तक आप इसकी अपील कर सकते हैं। 30 दिन का समय स्पीकर को इंतजार करना चाहिए। अगर उनकी सजा स्टे ना होती तो वो उसको रद्द कर देते, परंतु ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आगे इनकी पोल खोले। अडानी और इनके क्या रिश्ते हैं, ये प्रजातंत्र को कैसे कमजोर कर रहे हैं। असल में ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, जिससे पूरे देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना, सरकार उस माहौल से डरी हुई है। उसी डर को लेके ना तो पार्लियामेंट चलने दे रही, कई दिन से सरकार पार्लियामेंट रोक रही है, और अब राहुल गांधी को सजा हुई तो अगले दिन ही उसकी सदस्यता को रद्द कर दी। सही मायनों में लोग इनसे तंग हैं और ये डरे हुए हैं, और डर के ये प्रजातंत्र को पैरों तले रोक रहे हैं। हम इसकी निकाल। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सदस्यता तो लगातार मैं समझता हूं कि आज क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया और मुख्य विपक्षी दल तो कई सड़कों पे है ही। अब तो एक कमरे में बैठ करके मीटिंग हो जाती है उनकी संसद में। आज आपने देखी होगी, वीडियो वायरल हो रही है। एक कमरे तक पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी, पहुंच गई है, पहुंचा दी जी, कुछ लोगों ने पहुंचा दी, कुछ उनके कर्मों ने पहुंचा दी, कुछ उनकी कार्यशैली ने पहुंचा दी। लेकिन इस तरीके से अगर होता है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शुभ संकेत। ये अगर कोई सवाल भी उठाएगा, अब अगर कोई भागा हुआ है, भगोड़ा है, बैंक का पैसा लेकर के भागा है, अगर उसको नाम से एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तो और क्या करेंगे? अब उसमें और उनके जो सहयोगी हैं उनके नाम भी, ये तो एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए, या हो सकता है उन्होंने खुद प्रमोट किया हो, उनके कुछ है तो भागे तो है, ये तो सच्चाई है। ललित मोदी, नीरव मोदी, ये तो भागे थे। तो सवाल अगर इस तरीके, ऐसे तो कोई किसी। तो आपको बता दें कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। इसको लेकर हलचल लगातार जारी है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। इसी कड़ी में करनाल और यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। करनाल में जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। वहीं यमुनानगर में भी कांग्रेस नेताओं ने राहुल की सदस्यता को लेकर विरोध जताया है। यमुनानगर में अशोक अरोड़ा और बीएल सैनी ने आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध करेगी। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है कि कैसे योजनाओं में और तेजी लाई जाए, साथ ही आम लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचे, इस पर मंथन हुआ है। कुल 13 योजनाओं पर समीक्षा हुई है। इसमें रबी 2023 के उपार्जन की व्यवस्था, गर्मी के मौसम की तैयारियों पर चर्चा, रिव्यू, स्वामित्व योजना और प्रॉपर्टी कार्ड, चिरायु आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का पंजीकरण, खराब फसलों के मुआवजे पर समीक्षा, ई टेंडरिंग समेत ग्राम पंचायत के कार्य, पीडब्ल्यूडी के सड़क मरम्मत कार्यों की समीक्षा हुई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, लंबित दिव्यांग प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र योजना इसमें शामिल हैं। इस बैठक में सभी डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हुए हैं।
फिलहाल देखिए, सीएम के अधिकारियों को निर्देश, डिवीजनल कमिश्नर, जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्वामित्व योजना पर भी चर्चा हुई है कि इसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्या कुछ अहम इसमें चल रहा है। अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मई में खराब फसलों का मुआवजा बांटने का काम पूरा हो, मुख्यमंत्री की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे जनता की समस्याएं अधिकारी अब सुनेंगे। स्थानीय संस्थानों का बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक देने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बता दें कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ऐसे में पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा है, एक बार हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, चूंकि अब ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये समाप्त हो रहा है, 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा। उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है। डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, जिसमें फसल बीमा योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और ख़ास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें, प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम। और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। हमने चूँकि जितने लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दी जा सके वो दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज़ हो जाएं और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं, इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75%, 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है। ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गाँव ने योजना बनाई उनको रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गांव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गाँव के अंदर और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां की पंचायतें एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें 200 करोड़। तो
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वारिस पंजाब डे के चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने में पंजाब सरकार गंभीर नहीं है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पंजाब से शाहबाद पहुंचने में पंजाब पुलिस ने 1.5 दिन लगा दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार अमृतपाल के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले में तो पंजाब सरकार डील कर रही है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार अमृतपाल सिंह को पकड़ने में कोई भी गंभीरता दिखा रही है, क्योंकि ये सारी पुलिस लेकर जलंधर वाली साइड में तलाश कर रहे थे और वो यहाँ पर शाहबाद में अपने किसी रिश्तेदार के घर पर बैठकर रोटी खा रहा था। हमें जब सूचना मिली तब तक वो वहां से भाग गया था। हमने पंजाब पुलिस को उसी वक्त बता दिया, लेकिन पंजाब पुलिस ने पंजाब से शाहबाद तक आने में 1.5 दिन लगा दिया है। नहीं, देखिए, ये तो मामला पंजाब सरकार डील कर रही है और मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने में गंभीर है, क्योंकि वो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारी पुलिस लेके जलंधर वाली साइड में तलाश कर रहे थे और वो यहाँ पर शाहबाद में अपने रिश्तेदार के घर बैठा रोटी खा रहा था। हमें जब सूचना मिली, जब वो वहां से भाग गया, हमें जिसके घर था उसने बताया, हमने पंजाब पुलिस को उसी वक्त बता दिया। लेकिन पंजाब पुलिस ने पंजाब से शाहबाद तक आने के लिए 1.5 दिन लिया। अगर मोस्ट वांटेड आदमी है तो तुमने सारी फोर्स लगा रखी जलंधर की साइड और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली जानता हूं कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने के लिए गंभीर नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।